नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव। आपके साथ मैं हूं अजिता जैन। वैष्णो देवी हादसे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जाहिर किया है। हादसे में उत्तर प्रदेश के लोगों की मौत हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिवार वालों को फौरी आर्थिक राहत जारी की है। हादसे में उत्तर प्रदेश के 9 लोगों की मौत हो गई थी जो वैष्णो देवी हादसा हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से वैष्णो देवी हादसे पर दुख जाहिर किया गया और परिवार वालों के साथ उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं। आपको बता दें, 9 लोग उत्तर प्रदेश के थे जो इस हादसे में मारे गए। सीएम योगी ने मृतकों के परिवार वालों को आर्थिक मदद देने का ऐलान किया है। 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया गया है और ये जानकारी मुख्यमंत्री ने स्वयं ट्वीट करके दी है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करके ये जानकारी दी गई है कि पीड़ितों के जो परिवारजन हैं, जो लोग मारे गए थे, उनको फौरी आर्थिक मदद मुहैया करवाएगी उत्तर प्रदेश सरकार। मुआवजे का ऐलान किया गया है। 4-4 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दी गई है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर हुआ हादसा अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्राकृतिक आपदा में कलवित हुए उत्तर प्रदेश निवासियों के परिजनों को 4-4 लाख की आर्थिक सहायता एवं प्रत्येक पार्थिव शरीर को सम्मानपूर्वक घर तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। माता वैष्णो देवी से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्माओं को सद्गति और शोकाकुल परिजनों को धैर्य प्रदान करें। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा तोहफा दिया है। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में सीएम ने नवनिर्वाचित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्ति पत्र सौंपा। यह इस बात का संकेत होना चाहिए कि किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ है, न होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के युवाओं को आज 27 अगस्त को बड़ा तोहफा दिया। लखनऊ के लोक भवन सभागार में आयोजित एक समारोह में सीएम योगी ने नवनिर्वाचित 2425 मुख्य सेविकाओं और 13 फार्मासिस्टों को नियुक्त पत्र सौंपा। पिछले 2 दशकों में विभाग में ये सबसे बड़ा नियुक्त कार्यक्रम है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि सरकार का कर्तव्य है कि वो देश और प्रदेश के युवाओं के सपनों को साकार करने का अवसर दे। पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए सीएम ने कहा कि पिछले 20 वर्षों में प्रदेश में यही होता था। नियुक्तियों के समय भेदभाव और बंदर बांट की जाती थी। 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती अकेले बेसिक शिक्षा परिषद में हुई और 1,56,000 शिक्षकों की भर्ती में ज्यादातर बेटियां भर्ती हुई हैं, जो अपना योगदान आज प्रदेश के अंदर दे रही हैं, बेसिक शिक्षा के उन्नयन के लिए कर रही है। सरकार ने भी इन 8 वर्षों में प्रयास किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए, बेसिक शिक्षा परिषद के लिए। अभी आपने देखा होगा, विपक्ष के पास कोई मुद्दा होता नहीं, हर एक उसको मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं। एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। जिन लोगों की नकारात्मक दृष्टिकोण ने प्रदेश को बीमारू बनाया था, आज उनके द्वारा उठाए जाने वाले वे नकारात्मक मुद्दे फिर से प्रदेश को उसी झंझावत में, उसी जाल में उलझाने का प्रयास करते हैं। जब हम लोगों ने कहा कि प्रदेश के अंदर जर्जर विद्यालयों को शिफ्ट करना चाहिए, सीएम योगी ने आगे कहा कि पहले प्रदेश बीमारू नहीं था, बल्कि नेतृत्व करने वालों की मानसिकता बीमार थी। लेकिन अब पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ नियुक्तियां की जा रही है। अब नियुक्ति जिले या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि योग्यता के आधार पर की जाती है। वहीं चयनित अभ्यर्थियों से सीएम योगी ने कहा कि यदि आप ईमानदारी और कठिन परिश्रम के साथ काम करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए अभ्यर्थियों का यह कर्तव्य है कि वे बिना किसी भेदभाव के अपने दायित्वों को पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाएं। हर एक युवा के मन में एक सपना होता है और उस सपने को प्राप्त करने के लिए वह अपने स्तर पर प्रयास करता है।
एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने का काम करता है। उस युवा के सपने को मंच देने का काम किसी भी लोकप्रिय सरकार को करना चाहिए। इस सरकार का दायित्व होता है, युवा प्रतिभाशाली होता है, ऊर्जा से भरपूर होता है, उसको सही दिशा मिल सके, वह राष्ट्र निर्माण की प्रवर्तमान अभियान का हिस्सा बन सके, यह किसी भी सरकार की जिम्मेदारी बननी चाहिए। लेकिन जब वही युवा भेदभाव का शिकार होता है, बेईमानी और भ्रष्टाचार की भेड़ चढ़ता है, ये क्षति केवल एक युवा की नहीं होती, राष्ट्रीय क्षति होती है। राष्ट्र उस प्रतिभा से वंचित होता है, पीढ़ियां उस प्रतिभा से वंचित होकर के, कुंठित होकर के निराशा और हताशा की ओर जाती है। दुर्भाग्य से लगभग 2 दशक तक उत्तर प्रदेश एक लंबे समय किस हताशा निराशा के जाल में फंस करके पूरी तरह अंधकार के युग में जा चुका है। इसके साथ ही सीएम योगी ने सेविकाओं की तुलना मां यशोदा से करते हुए कहा कि आंगनबाड़ी में मुख्य सेविकाओं की जिम्मेदारी मां यशोदा की तरह है। जिस तरह मां यशोदा ने बच्चों का पालन पोषण किया, वैसे ही आपकी भी जिम्मेदारी है कि आंगनबाड़ी केंद्रों की देखरेख करें। बता दें कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने भ्रष्टाचार और बंदर बांट जैसे मुद्दों को खत्म कर निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से युवाओं को रोजगार देने की जिम्मेदारी ली है, जिसके बाद सिर्फ योग्य युवाओं को ही नौकरी मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। आज ललितपुर दौरे पर रहेंगी यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। पुलिस लाइन मैदान में किट वितरण कार्यक्रम में शामिल होंगी। विकास कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगी। सुबह 9:30 बजे कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। तो आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ललितपुर दौरे पर रहेंगी। यहां पुलिस लाइन मैदान में किट वितरण कार्यक्रम होगा, जिसमें राज्यपाल शामिल होंगी। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगी। आज सुबह 9:30 बजे ये कार्यक्रम होगा। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज ललितपुर में सुबह 9:30 बजे होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगी। उत्तर प्रदेश के एटा जनपद से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां पर एक विशेष समुदाय के शिक्षक पर आरोप लगे हैं कि उसने एक छात्र की पिटाई सिर्फ इस बात के लिए कर दी कि उसकी नोटबुक पर जय श्री राम लिखा हुआ था। इस मामले पर छात्र के परिवार वालों और हिंदू संगठनों के हस्तक्षेप के बाद कार्रवाई की गई है। पूरी खबर देखिए। स्कूल से अनोखा मामला सामने आया है। यहाँ पर एसीसी स्कूल के एक छात्र जतिन कुमार को उसके शिक्षक द्वारा पीटने के आरोप लगे हैं। शिक्षक का नाम शाकिर हुसैन है। जानकारी है कि शाकिर हुसैन ने कॉपी में जय श्री राम लिखने पर जतिन नाम के उस बच्चे के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद जतिन के पिता कमल सिंह ने स्कूल प्रिंसिपल से शिकायत की, जिन्होंने उन्हें कानूनी कार्रवाई करने की सलाह दी। इसके बाद पुलिस ने शाकिर हुसैन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। कमल सिंह का कहना है कि दूसरे बच्चों के साथ भी ऐसी ही घटनाएं हुई हैं और वे आगे भी ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। टीचर ने हमको जय श्री राम लिख दिया तो इसके पीछे मारा था। कॉपी पर? यस। क्या लिख दिया था? जय श्री राम। तो इसी वजह से मारा था आपको? हाँ। आपने जय श्री राम लिख दिया? यस, इसी बात के पीछे हमको मारा है। तो इससे पहले भी कई बच्चों के साथ में इस तरीके से हरकत की? हाँ, इसी वजह से और बच्चों को मारा है। बच्चों को भी मारा था? क्यों? उनको क्यों मारा था? उनको जय श्री राम के पीछे ही मारा है। उन्होंने भी लिख दिया था जय श्री राम? हाँ। फिर आपने क्या किया? आपने किससे शिकायत की आपने? पहले हमारे पे लिखा था, फिर उन्होंने भी हमारी चेकिंग कर हमारी तरह उन्होंने भी लिख ली थी। नहीं, आपने शिकायत किससे की थी? हमने अपने पिताजी से शिकायत की थी। मारपीट की? यस।
क्या आपके पिताजी ने फिर क्या किया? अब हमारे पिताजी ने क्या कहते हैं स्कूल में आके प्रधानाचार्य जी से की थी। शिकायत की थी? हाँ, फिर प्रधानाचार्य जी ने कहा था कि एफआईआर FIR करो, या तो हमें कुछ नहीं पता, हमने तो कह दी थी। एफआईआर करा दी है? हाँ तो क्या गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने उन्हें? हाँ, पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार टीचर कर को? लिया। यस। जेल भेज दिया? हाँ, इस घटना के बाद पीड़ित छात्र ने पुलिस में शिकायत दी और इस पर कार्रवाई करने को लेकर एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें आगे इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम की बात कही गई। बच्चे की कॉपी पर जय श्री राम लिखे होने पर मतलब टीचर ने देख लिया और बच्चे को डांटा और उसकी पिटाई की कि जय श्री राम क्या तुम्हें पास करा देंगे, जय श्री राम लिखा है। तो बच्चे ने कहा था, तो हम मतलब गए थे प्रिंसिपल साहब से, कहा था। फिर अब क्या कार्रवाई आपने की? प्रिंसिपल से कहा, उन्होंने कहा वही कि कानून कार्रवाई करो। हमने समझाया लेकिन ये व्यक्ति नहीं माना है। फिर हमने कहा मतलब प्रार्थना पत्र कोतवाली देहात एटा में दिया था, पुलिस को उसको ले गई थी और जेल भेज दिया उसको। जेल भेज दिया जी। तो पहले पूर्व में भी बता रहे हैं क्या उसमें? हाँ, और बच्चों के साथ भी ये घटना हुई है। क्यों, क्या घटना की थी? वही जय श्री राम लिखा था उन्होंने। अपने इष्ट का नाम तो लिख ही लेते हैं बच्चे का, हर कोई लिखता है। तो क्या मांग करते हैं और क्या होना चाहिए? हम तो कानून से ही मतलब आशा करते हैं कि इसके साथ मतलब कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई करके उसको सजा दे। आसपास के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं इस स्कूल में यहाँ के बच्चों के साथ हो चुकी हैं, लेकिन इस बार हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के हस्तक्षेप से कार्रवाई की गई। बता दें कि इस मामले में पुलिस ने पीड़ित छात्र और उसके पिता के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है और आगामी कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में निकी केस में कुछ ना कुछ लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। निकी की बड़ी बहन का कहना है कि उसकी बहन दहेज की बलि चढ़ गई। ताज़ा बातचीत में निकी के पिता ने खुलासा किया कि जब वो मायके से निकी को छोड़ने उसके ससुराल गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया। साथ ही प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी इस मामले पर बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, देखिए इस रिपोर्ट में। गौतम बुद्ध नगर में ग्रेटर नोएडा निक्की केस में कुछ न कुछ लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। निक्की की बड़ी बहन जिसकी शादी उसी घर में हुई थी, उसका कहना है कि उसकी बहन दहेज की बलि चढ़ गई। निक्की के बेटे का कथित बयान सामने आया है, जिसमें मासूम का कहना है कि उसकी मां को जलाकर मारा गया है। निक्की के परिजन ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। इसके साथ ही मीडिया से एक ताजा बातचीत में निक्की के पिता ने खुलासा किया कि जब वो मायके से निक्की को छोड़ने उसके ससुराल गए थे तो उनकी गैर मौजूदगी में उनकी गाड़ी पर भी हमला किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये हमला निक्की के ससुराल पक्ष के लोगों ने किया था। हम तो जनने के बाद हॉस्पिटल पहुंचे थे। जब हमको फोन आया हम हॉस्पिटल पहुंचे। जब वो बयान कर रहा था वो लड़का देविंदर था। जब हमने सुनी तो हम अंदर पहुंच गए। बेटी पहले हमको बेटी को देखना था, डॉक्टर से कोई पूछना नहीं था। हमने पहले बेटी को देखा, अंदर कमरे में घुस के हमें रोक रहे थे हॉस्पिटल वाले। हमने कही नहीं हमारी बेटी हम एक बार देखेंगे। हम घुस गए वहाँ दिखा मस्ती। हमने देखा तो बेटी की 70% जल चुकी थी। फिर मुझे एक डॉक्टर ले गया अलग को, बोला जी मन की जी स्थिति बताओ मुझे क्या स्थिति है, अगर इलाज होता है तो करो, नहीं तो रेफ़र करो। वो बोले जी हम रेफ़र कर रहे हैं सफदरजंग के लिए, आप एम्बुलेंस का इंतज़ाम कर लो बड़ी वाली का। हमने तुरंत ही एम्बुलेंस को बुलाया, ऑक्सीजन वाली को, और हम बेटी को सफदरजंग के लिए ले गए। सब कुछ है, वो सिटी फुटेज में सब है। उन्होंने हम पे क्या हमला किया, मेरी गाड़ी को तोड़ा था, स्कॉर्पियो को। उन लोगों ने आते नहीं, ऐसा कोई रिश्तेदार है जो बेटी को छोड़ने आ रहा, आते नहीं, गाड़ी पर लग जाएंगे हमारी घरवाली को मारने। मैं मौजूद नहीं था उस टाइम, मेरी सब है और सब मेरे पास सबूत है। तो वहीं इसको लेकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि ये एक बेटी का मामला नहीं है, ये समाज की हर बेटी का मामला है और दहेज समाज में एक धब्बा है जिस पर सामाजिक जागरण की जरूरत है। नहीं, बहुत दुखद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये एक परिवार व्यवस्था के नाम पर जो इतना बड़ा मतलब कांड हुआ है, जिसको देख करके मतलब किसी का भी दिल दहल जाता है। किस प्रकार से एक बेटी को उसके माता पिता विदा करते हैं और फिर उस बेटी के साथ जब इस प्रकार की घटना होती है, तो ये एक बेटी का मामला नहीं है,
ये तो समाज की हर बेटी का मामला है और हर उस व्यक्ति को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। यह घटना किसी भी कीमत पर समाज में एक तरह से चुनौती बनकर के खड़ा हुआ है, समाज के सामने एक धब्बा है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कानूनी तो बहुत सारे प्रावधान हैं, लेकिन ये सामाजिक जागरण की जरूरत है। इस मामले को लेकर पुलिस पूरी तरह एक्टिव है और हर एंगल से जांच कर रही है और पता लगाया जा रहा है कि हत्या के पीछे किस किस का हाथ है। इन सब सवालों का आगामी जांच में ही असली वजह और हत्यारों का पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। पहाड़ों पर बारिश का सिलसिला जारी है, वहीं कई जगहों पर बादल फटने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं, जिसके चलते पहाड़ों से मैदानों की ओर जाने वाली हर छोटी बड़ी नदी उफान पर है। इसका असर मैदानों में बहने वाली नदियों के रौद्र रूप के तौर पर देखा जा रहा है। तटीय शहरों में दहशत का माहौल है, वहीं प्रशासन भी मुस्तैदी के साथ लोगों की मदद में जुटा है। कहां पर कैसे हैं हालात, देखिए इस रिपोर्ट में। नदियों का उफान, जलमग्न घाट और तेज धारा की ये तस्वीरें हैं संगम नगरी प्रयागराज की। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का संगम होता है, जो इन दिनों रौद्र रूप धारण किए हुए है। ये नदियां मानसून के दौरान अक्सर उफान पर हैं, जिससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। कुछ पिछले रिकॉर्ड के आधार पर साफ हुआ है कि प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा है। पहाड़ों पर हो रही भारी बारिश के चलते गंगा और यमुना उफान पर हैं। इन घटनाओं के कारण प्रयागराज सहित कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संगम क्षेत्र, जहां कुछ महीनों पहले महाकुंभ का आयोजन हुआ था, वहीं इन दिनों कोई जाने की भी नहीं सोच सकता। आलम ये है कि किनारों पर बने मंदिर जलमग्न है, तो नाविकों की रोजी रोटी पर बन आई है। ये चौथी मरतबा यमुना जी बहुत तेजी से बढ़ रही है, गंगा जी भी और यमुना जी भी। मैं यहाँ का तीर्थ पुरोहित बलुआ घाट तपन कुमार शर्मा। लगातार पानी बढ़ रहा है, पानी रुक नहीं रहा है, पानी बहुत तेजी से बढ़ते जा रहा है। ये चौथी मरतबा है कि रोड पे पानी आ गया बरुआ बाबा के नीचे। लगातार कल आए थे तो कल पानी बहुत कम था, इससे आज लगभग बहुत ज्यादा बढ़ गया है और लगातार बढ़ रहा है। ये शुभ संकेत समझिए, चाहे जैसे समझिए, मगर उचित नहीं है। ये पानी बढ़ना नुकसानदेह ही है, लगातार पानी बढ़ना। ये बाहर का पानी छोड़ा जा रहा है, वही बढ़ रहा है। तो वहीं इन दिनों हालात काशी में भी सामान्य नहीं है। यहाँ पर गंगा नदी, जो सामान्य दिनों में घाटों को छूते हुए अपनी पवित्र छटा बिखेर आगे बढ़ती है, इन दिनों रौद्र रूप धारण किए हुए है। सभी घाट लगभग डूब गए हैं और किनारों पर बने मंदिर तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। कुछ बचा है तो घाटों के ऊपर वाले बाजार के साथ चलते गलियारे। यहाँ पर भी नाविकों की रोजी रोटी खतरे में है, तो वहीं प्रशासन ने भी लोगों से नदी किनारों पर न जाने की अपील की है। जैसे कि मैंने देखा कि 2 दिन से लगातार कंटिन्यू जल का स्तर बढ़ रहा है, ठीक है, और बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 10 से 20 सेंटीमीटर पर डे 2 दिन से अधिकतर। क्या लग रहा है कि लोगों का आना जाना ज्यादा हुआ है कि कम हुआ है? कम हुआ है, बहुत लोगों का आना जाना बहुत कम हुआ है। जल स्तर देखने की वजह से, जैसे कि काफी भीड़ कम हुआ है इसमें, बाढ़ की वजह से। पानी की बढ़ाव बहुत तेजी से है और लगातार 5 फीट 10 फीट बढ़ते ही जा रहा है। पानी की बढ़ाव पहले से भी ज्यादा है। क्या लग रहा है? अब इस बढ़ाव की वजह से, बाढ़ की वजह से लोग आना जाने में बहुत परेशानी हो रही है। जो यात्री आ रहे हैं वो भी नहीं, जिस चीज के लिए आ रहे हैं उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। बहुत पीड़ित है लोग। क्यों? पानी बढ़ा हुआ है, कहीं आने जाने का उन लोगों को वो नहीं है। यहाँ तक कि नावें भी बंद हो रही है, लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। यहाँ के जो छोटे मोटे धंधा कर रहे थे वो लोग भी बैठे हुए हैं, सब लोग बेरोजगार पड़े हुए हैं। आरती तो देख ले रहे हैं? आरती कहाँ देख पा रहे हैं? एक बिल्डिंग पे होती है नॉर्मली, पहले जहाँ 50,000 की भीड़ होती थी उस हिसाब से अब 5,000 भी भीड़ नहीं हो पा रही है।
नदी के किनारों वाले इलाकों में इन दिनों घरों को खाली करवाकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है और प्रशासन उन्हें जरूरी सामान के साथ साथ राशन भी मुहैया करा रहा है। तो वहीं किनारों पर जल पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए है। ये हालात और भी बिगड़ सकते हैं क्योंकि मौसम विभाग ने पहाड़ी राज्यों में बारिश के अलर्ट जारी किए हैं। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है और नदी नालों से दूर रहने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।